छपना चाहिए ना। हो नहीं, गया। अब उसके ऊपर हाँ, पर आप बहुत आभार। अभी सुबोध गोयल जी का प्रसंग सुनाया, तो आपातकाल पर चूंकि विषय आ गया है तो थोड़ा सा आपातकाल का कुछ साझा करता हूँ, थोड़ा सा मामला। जब दस्युओं का आत्मसमर्पण हुआ था सेठी जी के समय, तब उस समय एक महिला जेल शिवपुरी में बनी थी 3 महिलाओं के लिए। 3 महिला दस्युओं को अभी उस समय आत्मसमर्पण हुआ था। और जब आपातकाल लगा तो उस 3 महिलाओं के लिए बने हुए कमरे में 22 लोगों को रखा गया, मीसाबंदियों को। स्थिति यह थी कि जब एक को करवट बदलना होता था तो वो अपने बगल वाले को कहता था कि भैया तू भी करवट बदल ले ताकि मैं करवट बदल सकूं। इतना ठूंसी हुई स्थिति में उस केंद्रीय कारागृह में रखा गया था। कुछ सनातन मत वाले ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको जेल का खाना नहीं पुसा रहा था। बुजुर्ग भी थे, बैजनाथ जी शिरोलिया उनमें से एक थे। तो उन सब ने कहा कि भैया अपन जेल की रोटी नहीं खाएंगे, अपन तो खुद बनाकर खाएंगे, जो भी सामग्री मिलती है उसको लेकर अपन बनाएंगे। तो तौल कर सबको सामान मिल जाता था, दाल चावल रोटी। तो सबने कहा कि उड़द की दाल लेते हैं अपन केवल। तो वो ज़रा, क्योंकि बहुत ही कहना चाहिए कम था, वो 4 रोटी और थोड़ी सी उड़द की दाल, ये ही लोग खा पाते थे। अब जब सत्याग्रह शुरू हुआ तो कुछ नौजवान कार्यकर्ता भी पहुंच गए। पहले तो सब रोटी और उड़द की दाल पर्याप्त हुआ करती थी। जब सत्याग्रह में हमारे यहाँ से जत्थे निकलने शुरू हुए, लगभग 17-18 लोगों ने सत्याग्रह किया, तो वो भी चूँकि वहाँ पहुँचे तो उन लोगों की खुराक ज़्यादा थी। तो 3 कार्यकर्ता ऐसे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम 1-1 कटोरी उड़द की दाल ज़्यादा लेंगे, हम 1-1 रोटी इसको दे देंगे। उसको 4 रोटी अपर्याप्त रहती थी एक को। तो गोपाल दंडोतिया, आप में से बहुत से लोग परिचित होंगे, अशोक पांडे जो आजकल हमारे प्रांत के सह संघ चालक हैं, और एक मुन्ना लाल जी गुप्ता वकील साहब, इन तीनों ने 1-1 रोटी उसको एक्स्ट्रा देना शुरू किया कि आप 7 रोटी में तो आपका काम चल जाएगा। तो एक दिन उन्होंने पूछा उससे वैसे ही, क्यों भैया अब तो तेरे को संतुष्ट हो जाता होगा, पर्याप्त हो जाता होगा? तो वो रुआंसा होकर बोला कि भाई साहब इनसे क्या होता है, मैं तो इतनी और खा सकता हूँ। तो ऐसी विषम परिस्थिति थी। तो उन्होंने दिनचर्या बनाई कि भाई समय कैसे काटे। तो सुबह जल्दी उठना, जैसा संघ के लोगों की आदत होती है, उठकर प्रातः स्मरण करना, फिर थोड़ा फ्रेश होकर गीता पाठ करना, स्वाध्याय करना, फिर उसके बाद भोजन की तैयारी करना। भोजन खुद ही बनाना है चूँकि, तो कोई चटनी बना रहा है, तो कोई दाल चढ़ा रहा है, तो कोई आटा गूँथ रहा है। एक ही शौचालय था 22 लोगों के लिए, तो सोच लीजिए उसमें भी पर्याप्त समय लगता था। इस तरह पूरा दिन व्यवस्थित हो जाता। तो शाम के समय फिर एक बार संसद की तरह बैठना, विचार विमर्श करना। ग्वालियर की बात कर रहे हैं? नहीं, शिवपुरी की बात कर रहा हूँ। शिवपुरी में शिवपुरी में यही हुआ। अच्छा। तो एक जो सत्याग्रही कार्यकर्ता बाद में फिर विधायक भी बने, उन्होंने तो कहना शुरू कर दिया, अपनी डायरी में नोट किया कि ये कांग्रेस की इंदिरा गांधी सेवक संघ के सरसंघ चालक जी की मिली भगत है। ये सब लोग ओटीसी नहीं जाते हैं, तो संघ शिक्षा वर्ग नहीं जाते हैं, तो ज़बरदस्ती सबको बंद कर दिया जाए और गोपाल दंडोतिया जैसे लोग उनको संघ शिक्षा वर्ग करा दें। इसलिए ये इन लोगों ने साजिश रची है। बड़ा लोकप्रिय मामला था, बड़ा अच्छा मामला था। ग्वालियर सेंट्रल जेल में चूँकि मैं रहा माननीय राम भुवन जी के साथ, तो ग्वालियर सेंट्रल जेल में स्थिति अपेक्षाकृत अनुकूल थी। वहाँ तो पर्याप्त ठीक था, लेकिन वहाँ बाबूलाल जी शर्मा एक हमारे वकील साहब थे, शिवपुरी के ही। उन्होंने एक ये जो मीसाबंदियों की दुर्दशा थी पूरे देश में, अखबार की जो साइड में
खाली जगह रहती है उसको फाड़ कर निकालना, और उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट पिटीशन लिखी, और वो रिट पिटीशन प्रचारकों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। जो लोग बाहर रह गए थे उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कुछ प्रचारक भी ज़्यादातर भूमिगत थे, जेल से किसी तरह बाहर निकली मिलाई उलाई के समय पे, और वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। और मज़े की बात कि वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की और उस पर से ऑर्डर किया कि जो मीसा बंदियों को राजनीतिक बंदियों के समान सारी सुविधाएं दी जाएं, पढ़ने लिखने की व्यवस्था की जाए। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि शिवपुरी के लोगों ने, हमारे शिवपुरी के एक विभूति ने पूरे देश के मीसाबंदियों के लिए एक अनोखा काम किया। वहाँ मस्ती करते थे। एक शिवपुरी का 12-14 साल का लड़का सो भी था, गोवर्धन गांव का। गोवर्धन का अशोक था, कुल 15 साल का रहा होगा। वो तो बढ़ के बताई थी। हाँ तो ये सारे प्रसंग हैं। मैं केवल चूँकि समापन में मुझे कुछ कहने का निर्देश भाई साहब ने दिया था, तो ये तो संस्मरण हुए, वो तो जब भी मुझे बुलाया जाएगा, आप लोगों ने आदेश किया है तो मैं चाहे जब हाजिर हो जाऊंगा, वो कोई ख़ास बात नहीं है। और अभी जब लता बहन जी की बात सुन रहा था, हमारे यहाँ एक बड़ी विडंबना है, हम आलोचना और प्रशंसा बिना व्यक्ति को जाने हुए करते हैं। हम व्यक्ति को जानते नहीं हैं, वातावरण के अनुसार उसकी आलोचना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। हम गांधी के बहुत से लोग निंदक हैं, गांधी को पढ़ा कितनों ने है? इवन जवाहरलाल नेहरू, जेल में मैंने नेहरू जी की पिता के पत्र बेटी के नाम, भारत एक खोज, पट्टाभी सीतारामैया का कांग्रेस का इतिहास, ये सब भी पढ़ने का मुझे अवसर मिला। और मैं आज भी आलोचक हूँ इन लोगों का, लेकिन उनके सद्गुणों की भी हमें जानकारी होनी चाहिए और उन सद्गुणों को ग्रहण करके अपने में सुधार लाना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, मोतीलाल नेहरू देहांत हुए, एक लौता बेटा था जवाहरलाल नेहरू, पैरोल लेने से मना कर दिया। पैरोल के लिए मैं आवेदन नहीं करूँगा, अंग्रेज़ सरकार को झुकना पड़ा, पैरोल दी गई, बिना मांगे दी गई, और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पैरोल के लिए कोई बेटा अपने पिता की मृत्यु के बाद पैरोल मांगने से मना कर दे, और अच्छाई एक और बात नहीं है आपको लगती पिता के पत्र बेटी के नाम पढ़कर, कि कोई सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति जेल में रहकर अपनी बेटी के सर्वांगीण विकास की चिंता करे, ये भी तो एक गुण है कि नहीं है? तो ये कुछ अच्छाइयाँ भी हैं जो हमें देखना चाहिए, और गांधी जी को हमें पढ़ना चाहिए। गांधी जी का जो ग्राम विकास की परिकल्पना है, अंततो गत्वा आप लिख लीजिए, आज नहीं तो कल, वही हमारा मूल आधार बनेगा विकास का। बिना ग्राम विकास के भारत विकास नहीं कर सकता। ये गांधी जी की जो धारणा थी, ये जो शहरी सभ्यता के वो विरोध में थे। स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि गांधी अव्यावहारिक हैं, ये व्यावहारिक नहीं है गांधी जी का सोच, लेकिन वो ही व्यावहारिक है। देर सवेर हम उसी रास्ते पर आएंगे। वो तो उसको पैशाचिक सभ्यता बोला उन्होंने। वो रेल के भी विरोध भी थे, वो डॉक्टरों वकीलों के विरोध में थे। तो ये सब बातें हमें पढ़ना चाहिए गांधी जी की। राज्य के भी विरोध में, सरकार भी नहीं होती ना। तो मैंने ग्राम स्वराज भी पढ़ा है उनका, और पुस्तकें पढ़ी हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में पढ़ने लिखने की आदत विकसित हो, व्यक्ति को जानकर आलोचना करने की आदत जगे, व्यक्ति को जानकर प्रशंसा करने की आदत जगे। ये अगर मेरे ख्याल से हमारे पुस्तकालय का उद्देश्य भी है। तो इस उद्देश्य को हमने पुस्तकालय बना दिया, कितना लोग पढ़ते हैं? कृपया उसकी तरफ भी हमें सबको मिलकर सामूहिक प्रयत्न पूर्वक ध्यान देना चाहिए। गोष्ठी का उद्देश्य भी यही है। सामान्यतः पुस्तकें पढ़कर ही हम लोग आते हैं और उनमें किसी विषय पर चर्चा करते हैं। यही मेरा एक आग्रह है। आज यहाँ उपस्थित हुआ माननीय सप्रे जी ने अवसर दिया आप सब के बीच में बात रखने का, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अब मंगवाइए।